हेलो नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस लगातार चला रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 3 हम साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। अभी जो क्लास देख रहे हैं आप, यह यूनिट 1 की क्लास है, जिसके तहत हमने दो क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली हैं। उन दो क्लासेस में हमने यूजीसी के साथ साथ नैक और एआईएसएचई ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसके अलावा एनआईआरएफ है ना, इन संस्थानों को कवर किया हुआ है। आज की इस क्लास में हम दो संस्थानों पर चर्चा करेंगे। एक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। इसके अलावा एक हम नेशनल मेडिकल कमीशन को कवर करेंगे, एनएमसी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक, आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग इस यूनिट का या पूरे होल सिलेबस का पार्ट बी का नोट्स चाहते हैं, वो हम उससे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको सिंपली है ना इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर नीचे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारी आज की इस चर्चा को। आज की इस चर्चा में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें पहले कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि ये संस्था की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, देन ये संस्था स्थापित कब हुई थी, एक्ट कब आया था, ये सब बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, सबसे पहले कि यह संस्था किसके लिए काम करती है, किसके तहत काम करती है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत दो डिपार्टमेंट आते हैं, जो इसमें से एक डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, कौन सा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके तहत काम करती है। दूसरा एक डिपार्टमेंट क्या होता है, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्या है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। खैर, तो ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली एक संस्था है। यह किस प्रकार की संस्था है, सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, सब मैंने पहली क्लास में आपको समझाया हुआ था, जो हमारी यूजीसी वाली क्लास थी। ठीक है, यह जो संस्था है वह एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है, एक परिषद है, क्या है, एक काउंसिल है, क्या है, एक प्रकार की काउंसिल है। किस लेवल की, नेशनल लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन को मैनेज करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई क्या है, संस्था है। इस संस्था की स्थापना एज अ एडवाइजरी बॉडी, है ना, के तौर पे कब स्थापित की गई थी, 1945 में। कब, नवंबर 1945 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। किसके तौर पर, एडवाइजरी बॉडी के तौर पे। किसके तौर पे, एडवाइजरी बॉडी के तौर पे इसको स्थापित किया गया था। आगे चल करके क्या किया गया, एक कानून लाया गया, है ना, आगे चलकर क्या किया गया, एक कानून लाया गया। कब, 1987 में। ये उसी प्रकार से जैसे हमने देखा यूजीसी में कि यूजीसी पहले स्थापित हो गया, बाद में उसको लिए क्या लाया गया, एक्ट लाया गया। इसी प्रकार से यह संस्था भी एज अ एडवाइजरी बॉडी के तौर पे 1945 में स्थापित हो गई थी, लेकिन बाद में इसको एक लेजिटिमेशन देने के लिए, है ना, एक कानूनी वैधता देने के लिए क्या किया गया, 1987 में कानून लाया गया, एआईसीटी एक्ट 1987 के नाम से। किसके नाम से, एआईसीटी एक्ट 1987 के नाम से। कौन लाया, भारत की संसद लेकर के आई। ठीक है, उसके बाद से संस्था किस प्रकार की संस्था हो गई, सांविधिक निकाय, जो कि हमने ऊपर शब्द देखा हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। क्या हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में, है ना, कहां पर है, नई दिल्ली में है, नेल्सन मंडेला मार्ग पर। इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, भोपाल में, है ना। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, है ना, आपका तेलंगाना, इसके बाद आपका तमिलनाडु, और आखिरी में क्या आ जाता है आपका इसमें केरल, है ना। तो इतनी जगहों पे क्या है, इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, 12 जगहों पर। ठीक है, 12 राज्य, 12 जगह, 12 शहर। ठीक, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें इसको लेकर के, कि भारत में देखो हमने देखा कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है ना, खास करके मॉडर्न एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो वह मैकॉले के सिस्टम के आने के बाद से चालू हुआ। ठीक है, मैकॉले ने जो सिस्टम गठित किया, मैकॉले माइन्यूट के आधार पे जो, हला, मैकॉले माइन्यूट के आधार पे जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम चालू किया गया 1833 के बाद के दौर में, है ना, तो उसको क्या क्या करना था, वो बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि अब उसको रेगुलेशन के लिए भी हमको क्या चाहिए थी, संस्थान चाहिए थे। तो इन सब प्रकार की चीजों को लाने के लिए क्या किया गया, काम किया गया। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया था, 1902 में गठित किया गया था, अंग्रेजों के जमाने में। ठीक, सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सार्जेंट रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर यूजीसी की स्थापना की गई थी, और उसी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर एआईसीटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। और सार्जेंट रिपोर्ट कब की है, 1944 की है। ठीक है, सॉरी, चालू करते हैं, है ना। तो यह 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया था अंग्रेजों के जमाने में, है ना। इस
1902 के बाद 1944 में क्या स्थापित किया गया, क्या लाया गया, सार्जेंट रिपोर्ट लाई गई। सार्जेंट रिपोर्ट हायर एजुकेशन के रेगुलेशन से संबंधित थी, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पे यूजीसी की स्थापना हुई, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पे एआईसीटी की स्थापना हुई। एआईसीटी फॉर्मली कब निकल करके आया, ठीक है। आगे चल करके क्या किया गया, हमने यहाँ पे देखा कि भाई एआईसीटी 1945 में निकल करके आया। अब यहाँ पे हमने साथ में ये भी देखा है ना, यहाँ पे साथ में हमने ये भी देखा कि 1987 में क्या किया गया, कानून बनाया गया। अब आपको अच्छे से पता है कि जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी वो कब आई थी, 1986 में। फर्स्ट कब आई थी, 1968 में, ठीक है। थर्ड कब आई थी, 2020 में, ठीक है। थर्ड कब आई थी, 2020 में आई थी। जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 1986 में, उसमें बोला गया कि एआईसीटी को क्या दिया जाए, एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए, ठीक है। तो उस कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए 1987 में क्या किया गया, बराबर एक एक्ट लाया गया, और उससे क्या किया गया, एआईसीटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सॉरी स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया गया, ठीक है। अब आता है इसको लेकर के कुछ परिषद की अन्य जानकारियां, है ना। इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है, कि यह देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का उचित नियोजन और समन्वित विकास करने के लिए उत्तरदायी संस्था है ना। क्या करने के लिए, पहली बात तो किस सेक्टर में, टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर में। यह होल एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट नहीं करता है, यह सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल देश में बहुत सारे डिग्री कॉलेज चल रहे हैं। इन डिग्री कॉलेजों में सामान्यतः बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्रियां प्रदान की जाती हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, फार्मेसी कॉलेज हो गए, है ना। तो जो हमने पहला कहा डिग्री कॉलेज वाला जो सिस्टम है सरकार का, यहाँ पर एआईसीटी का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है एआईसीटी का। एआई क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो डिग्री कॉलेज हैं ये बीए, बीएससी, बीकॉम आदि की डिग्री प्रदान करते हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज की डिग्री होती है, टेक्निकल डिग्री नहीं होती है। दूसरी तरफ हमारा ये हो गया, फार्मेसी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, है ना, बी आर्क जिसको कहते हैं। तो ये सब क्या हो गई, टेक्निकल डिग्री हो गई। इन टेक्निकल डिग्री के रेगुलेशन में क्या आएगा, इसका एआईसीटी का रोल आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा कि टेक्निकल एजुकेशन के रिलेटेड क्या करेगा ये लोग, स्टैंडर्ड सेट करेगा। क्या करेगा, सेटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू दी टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तकनीकी संस्थानों के लिए मानदंडों और मानकों, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को क्या करना, फिक्स करना, ताकि वो क्या करें, उसको फॉलो करें और टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी है इनकी, क्वालिटी एश्योरेंस, है ना, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू एक्रेडिएशन। क्या करना, एक्रेडिएशन करना, प्रत्यायन करना, है ना, प्रत्यायन करना। ये प्रत्यायन के माध्यम से क्या किया जाएगा, दरअसल गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा। कहेगा गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर आता है प्रमाणीकरण में समानता की, क्वालिटी इन सर्टिफिकेशन, विभिन्न संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों में समानता बनाए रखने का प्रयास करना। कि भाई डिफरेंट प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिग्रियां अवार्ड कर रहे हैं ना, जो डिफरेंट प्रकार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिग्रियां अवार्ड कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट्स अवार्ड कर रहे हैं, वो डिप्लोमा अवार्ड कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग में डिग्री हो गई, ठीक है। तो इन सब में पूरे देश के स्तर पे क्या बनी रहे, एक समानता बनी रहे, है ना, एक क्या बनी रहे, एक एक रूपता बनी रहे। ऐसा ना हो कि अलग राज्य अथवा अलग इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइप की डिग्री प्रदान करेगा, अलग राज्य अलग इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइप की, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश भर में एक क्या बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने का दायित्व किसका है, इन भाई लोग का है, ठीक है। फिर आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किसकी भाई, वापस से कि तकनीकी शिक्षा के विकास की निगरानी और उनका क्या करना, मूल्यांकन करना। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन रिलेटेड वो हैं, एस्पेक्ट्स हैं, सब की क्या करना, मॉनिटरिंग करना, ताकि जो एक कहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करने का आता है ना, हर एस्पेक्ट में वो मेंटेन की जा सके, ठीक है। तो ये उनका दायित्व है। अब आता है परव्यू क्या है इनका, है ना, कि किस अधिकार क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं। तो यह यूजी हो गया, पीजी हो गया, अनुसंधान रिसर्च वो हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, उनको लेकर के ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। किन किन क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जैसा हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करी थी अभी, है ना। इसके अलावा मैनेजमेंट हो गया, है ना, प्रबंधन हो गया। इसके अलावा आपका फार्मेसी हो जाता है। फार्मा एजुकेशन में तीन चीजें चल रही हैं, एक्चुअली चार चीजें चल रही हैं। एक जो हो जाता है बी फार्मा, एम फार्मा, देन आपका पीएचडी वर्क आ जाता है, और रिसर्च वर्क भी चल रहे होते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में, तो वो भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा सेम प्रकार से आर्किटेक्ट सेक्टर में चल रहा है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग इंडस्ट्री जो चल रही है ना, कैटरिंग टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चलते हैं, तो यहाँ पर एआईसीटी का रोल रहेगा। इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जैसे ग्वालियर में जो इंस्टीट्यूट है इसको लेकर के, है ना, तो वहाँ पे इसका रोल रहेगा। अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स को लेकर के भोपाल में इंस्टीट्यूट है ना, तो इस उसमें रोल रहेगा।
तो ऐसे कोई भी संस्थान जो इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्ट, होटल मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड है, उन सब में एआईसीटी का रोल, एआईसीटी का परव्यू रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, वो है कि व्हाट इज द कंपोजिशन एंड ब्यूरोज ऑफ द एआईसीटी। सबसे पहले कंपोजिशन पे आते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और सदस्य सचिव होते हैं, है ना। क्या होता है? अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य सचिव होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष के तौर पे जो कार्यभार है किसके पास है? प्रोफेसर योगेश सिंह के पास इसका अतिरिक्त कार्यभार है। ठीक है, वर्तमान में योगेश सिंह जी के पास क्या है? इसका अतिरिक्त कार्यभार है, ध्यान में रखना है। तो एक अध्यक्ष हुआ, एक उपाध्यक्ष हुआ, एक सदस्य सचिव हुआ। अध्यक्ष कौन है? योगेश सिंह। ठीक है, अब आते हैं स्टेचुटरी बोर्ड ऑफ द स्टडीज, इनके पास एक होता है ना, क्या है? सांविधिक अध्ययन बोर्ड है इनके पास। क्या है? एक सांविधिक अध्ययन बोर्ड है। इस सांविधिक अध्ययन बोर्ड में, है ना, कितने? 10 लोग रहेंगे। यह व्यावसायिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मेसी और प्रबंधन जैसे जो ऊपर संस्थान लिखे हुए थे, उन सब से एक एक विशेषज्ञ सलाहकार क्या है? अपने पास बुलाता है। बात समझ में आ रही है? इनके पास क्या है? एक स्टेचुटरी बोर्ड ऑफ स्टडीज है, अध्ययन बोर्ड है, जिसमें 10 लोग होते हैं। ये 10 लोग कौन होते हैं? तो जो ऊपर हमने संस्थान देखे है ना, ऊपर हमने इसके वो देखे, क्या बोलना है, परव्यू सेक्टर देखे हैं, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी आदि आदि, इन सब क्षेत्रों से वो मिलकर के आते हैं। ठीक, इसके बाद इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो होता है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो ब्यूरो है ना, ई गवर्नेंस, अप्रूवल, एकेडमिक, फाइनेंस, रिसर्च एंड फैकल्टी डेवलपमेंट ब्यूरोज जैसे डिफरेंट सेक्टर को क्या करता है? डील करता है। बात समझ में आ रही है? ई गवर्नेंस क्यों यहाँ पे आएगा अभी हम देखेंगे, आगे चल करके एक पॉइंट आएगा उस पर, इसको कवर कर लेंगे। क्योंकि सिंपल सा बात है, समझो, है ना, सिंपल सा बात है कि आज की तारीख में ई गवर्नेंस का रोल इतना ज्यादा है और उससे एजुकेशन सेक्टर अछूता नहीं है। और आज की तारीख में जो लोग भी, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि किसी ने गेट या जीपैट वगैरह क्वालिफाई किया, उसको स्टाइपेंड मिलती है, तो वो स्टाइपेंड बिना ई गवर्नेंस के हस्तक्षेप के उसको मिल ही नहीं पाती आसानी से। ठीक है, जिन लोगों को स्टाइपेंड मिली होगी उनको ये बात अच्छे से पता है। स्टाइपेंड एग्जैक्टली क्या है? तो दरअसल जीपैट और गेट वगैरह क्वालिफाई करके जो लोग एम फार्मा अथवा एम टेक करने जाते हैं, उनको एक कुछ पैसे दिए जाते हैं, शायद आजकल 12,000 रुपए कुछ दिए जाते हैं पर मंथ। खैर, अप्रूवल, एकेडमिक, फाइनेंस, रिसर्च एंड फैकल्टी डेवलपमेंट ब्यूरो जैसे डिफरेंट ब्यूरो हैं जो अलग अलग सेक्टर को डील कर रहे हैं। यहाँ से एआईसीटी हमारा क्या होता है? जो कोर पोर्शन था वो खत्म होता है। लेकिन एआईसीटी के बारे में चंद बातें और हैं। जैसे क्या बातें आ जाती हैं कि एआईसीटी ने क्या किया? 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया। ठीक है, एआईसीटी ने क्या किया? वर्ष 2025 को अपने स्तर पर क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में क्या किया? सेलिब्रेट किया। एआई वर्ष घोषित किया था। क्या घोषित किया था? एआई वर्ष घोषित किया था। एआईसीटी का उद्देश्य क्या था? लक्ष्य क्या था? कि भारत को एआई क्षेत्र में क्या बनाना है? वैश्विक लीडर बनाना, टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन द सेक्टर ऑफ एआई। करा कुछ नहीं है ना, करा कुछ नहीं है। तुमसे एक अपना स्वदेशी एलएलएम डेवलप नहीं हो पा रहा तुमसे, है ना। तुम बता रहे पूरा ईयर सेलिब्रेट कर लिए। जिन देशों ने ईयर सेलिब्रेट नहीं किया, है ना, चाइना, यूएसए, है ना, यूएसए में बैठकर भारतीय ही एलएलएम डेवलप कर रहे हैं, है ना, उनके मॉडल डेवलप हो रहे हैं, उनके है ना, यहाँ पे ईयर सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, लेकिन जो एक होता है ना, कागज में सब हो रहा है, सब्सटेंशियल जो धरातल में दिखना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा। खैर, की पॉइंट्स क्या हैं? तो एक करिकुलम आ जाता है इनको लेकर के कि शिक्षा में एआई को शामिल करने के लिए सिलेबस को अपडेट करना। कई विश्वविद्यालय अभी ऐसे हो गए हैं जो एआई पे डिग्री प्रदान कर रहे हैं, ना। कई विश्वविद्यालय ऐसे हो गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्सेज संचालित कर रहे हैं, डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कई सारे आईआईटी भी शामिल हैं। ठीक, अगला दूसरा प्रशिक्षण को लेकर के कि फैकल्टी के लिए वर्कशॉप और एआई कंपनियों के साथ क्या करना? साझेदारी करना। तो ये भी इनका एक उसमें उद्देश्य रहा एआई ईयर के तौर पे। इसके अलावा इंक्लूसिविटी की, यह लगभग 14,000 कॉलेज और 4 करोड़ छात्रों क्या करता है? इस कार्यक्रम में, इस उद्देश्य में क्या करता है? समाहित करता है ना। इसके अलावा मुख्य तत्व क्या रहे इसके? कि एआई प्रतिज्ञा जागरूकता अभियान उत्कृष्टता क्या करना? मान्यता देना, है ना। तो एआई प्रतिज्ञा, प्लेज लेना और जागरूकता अभियान एआई को लेकर के जो चलाना है, उन सब में क्या करेंगे? लोग काम करेंगे। ठीक, तो ये चंद बातें थी एआई ईयर को लेकर के। एक आता है नए शैक्षणिक नियम इनने जारी किए 24-25 में। वो नए शैक्षणिक नियम क्या है? तो एक कार्य क्षेत्र का विस्तार किया इन्होंने। अब हमने बताया कि भाई एआई जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, फार्मेसी है, बी आर्क है ना, इसके अलावा और टाउन प्लानिंग वगैरह जो हमने ऊपर देखा, ये तो क्षेत्र थे ही, लेकिन इन क्षेत्रों के अलावा भी इन्होंने अपना विस्तार किया। वो क्षेत्र कौन से आए? तो बीबीए, बीसीए के कोर्स और बीएमएस के कोर्स जो होते हैं, उनको भी इनने अपने परव्यू में लिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जैसे उदाहरण के लिए बीसीए की ही बात करें, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भाई कहीं ना कहीं तो रोल टेक्नोलॉजी का आ रहा है।
है ना, तकनीक का आ रहा है, तो इस कारण से इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को भी, इन प्रकार की डिग्रीज को भी अपने उसमें परव्यू में ले लिया, तो एक वो आ जाता है। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, अब इंजीनियरिंग कॉलेज को भी बीबी और बीसीए प्रोग्राम चलाने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। मतलब छंगामल कॉलेज ऑफ जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ना, जैसे कई सारे ऐसे ऐसे कॉलेज खुलते हैं, छंगामल कॉलेज हो गया, है ना, झंगामल कॉलेज हो गया, तो ये जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं झंगामल वगैरह, ये सब अब बीबीए बीसीए की डिग्री प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, छंदे को छंगामल इसलिए बोलते हैं कि भाई इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे भोपाल इंदौर वगैरह में देखो, पता नहीं चलता है कौन सी बिल्डिंग में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। इतने इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल चल नहीं रहा है यहाँ, तो बच्चे, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हो गए हैं जब वहाँ बच्चे नहीं आते हैं, वहां पे सिर्फ एक काम हो रहा है, वो कौन सा काम है, पेपर होते हैं वहां पे, एसएससी के पेपर हो रहे हैं, व्यापम के पेपर हो रहे हैं, यही हो रहा है, कंप्यूटर लैब उनने खोल दी कॉलेज में, पेपर हो रहे हैं, बच्चे तो आते ही नहीं है, है ना, बच्चे तो इतने है ही नहीं ना भाई। जब पता है तुमको कि भाई एनरोलमेंट जो वो है रेट है, वो मात्र 28-29% का है, मतलब 100 में से 28 बच्चे आ रहे हैं, उसमें भी 100 में से 28, मोर उसमें से मोर देन 70% ह्यूमैनिटीज की डिग्री में चले जाते हैं, बीएससी बी कॉम बीए करने, तो कर कौन रहा है फिर, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े हुए हैं, तो वहां आजकल पेपर हो रहे हैं, है ना। खैर, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को भी ठेका दे दिया गया है बीबीए बीसीए प्रोग्राम, बीएमएस प्रोग्राम संचालित करने का, ठीक, तो उसको ध्यान में रखना है। इंस्टीट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अब हर साल मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें 3 साल तक विस्तार मिल सकता है। अब ध्यान में रखना, एआईसीटी का अप्रूवल, एआईसीटी का अप्रूवल कितने वर्ष तक वैलिड रहता है, 3 साल तक। वैसे ही जैसे हमने ऊपर नैक का पढ़ा था, नैक की ग्रेडिंग कितने वर्ष तक वैलिड रहती है, 5 साल तक, हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। इसके अलावा फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री में लेटरल एंट्री और लचीले समय की सुविधा दी गई। लेटरल एंट्री क्या होता है, तो लेटरल एंट्री एक मतलब कि कुछ, जैसे मान लो उदाहरण कहते हैं हम सिंपल सा, कि इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए आपको ये 4 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां क्या है चढ़नी पड़ेंगी। लेटरल एंट्री का सामान सा मतलब क्या है कि मैं तुमको क्या कर दूंगा, बाईपास दे दूंगा, और ये सीढ़ियां तुमको नहीं चढ़नी, डायरेक्ट तुम इस सीढ़ी से चढ़ना चालू करोगे। ठीक है, डायरेक्ट तुम इस सीढ़ी से चढ़ना चालू करोगे। जैसे यूपीएससी में इन्होंने लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट निकाला था, यूपीएससी में लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या था, कि तुमको प्री मेंस ये सब नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू होगा। बाद में वो लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट में भी गंद फैल गई, और खैर छोड़ो, आ जाओ, बात करूंगा तो समस्या हो जाएगी। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज को लेकर के तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की किताबें क्या कही गई, प्रकाशित की गई। यह क्षेत्रीय भाषाओं का से यहाँ का मतलब क्या है, कि जो हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, इस प्रकार की लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, ये सब प्रकाशित किया जाएगा। इसको मध्य प्रदेश सरकार से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार पिछले 1 लाख साल से प्रयास कर रही है ना, मध्य प्रदेश सरकार पिछले 1 लाख साल से प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन हिंदी भाषा में प्रदान की जाएगी। मेडिकल एजुकेशन कहाँ में प्रदान करेंगे, हिंदी भाषा में प्रदान करेंगे, है ना। 3 से 4 बार इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग हो चुकी है, और बार बार कार्यक्रम फेल हो जाता है। कारण क्या है, ना बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ना किताबें हैं, ना कोई फैकल्टी है, बस सरकार इंटरेस्टेड है। काहे सरकार इंटरेस्टेड है, सरकार को बस उसमें क्या है, पैसा अलॉट करना है, बाद में वो पैसा कहाँ गया भगवान मालिक है। चलो आ जाओ, मैंने मार्गदर्शन और मार्गदर्शक योजनाएं हैं इनकी, है ना। एक इन्होंने योजना लॉन्च की थी मार्गदर्शन, और एक लॉन्च की थी मार्गदर्शक। क्या इनका उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और संस्थानों को मान्यता दिलाना, ठीक है। ये फंडामेंटल क्या है उनका ऑब्जेक्टिव है इस योजना के तहत। अब सबसे पहले आता मार्गदर्शन, है ना। मार्गदर्शन में क्या करना था, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थान 10 से 12 नए संस्थानों को क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। भाई आईआईटी सर्वश्रेष्ठ है टेक्निकल एजुकेशन में, तो आईआईटी क्या करेगा, छोटे जो नीचे के संस्थान है जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको गाइड करेगा वो। जैसे मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में बात करें, तो जो इंदौर में कॉलेज है, एसजीएस कौन सा, एसजीएस, तो इंदौर में जो कॉलेज, अथवा जबलपुर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी जेईसी जबलपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यही दोनों जो संस्थान है, यह मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बेहतर संस्थान है। तो ये लोग क्या करेंगे, गाइड करेंगे अपने निचले संस्थानों को, ताकि वह भी बेहतर क्या कर सके, परफॉर्म कर सके इंजीनियरिंग के सेक्टर में। ये मार्गदर्शन हो गया, ठीक है। इसके लिए फंडिंग का व्यवस्था कर दिया गया। फिर आता है मार्गदर्शक, कि इसमें अनुभवी या सेवानिवृत्त शिक्षकों को मार्गदर्शक के रूप में क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। तो वहां मार्गदर्शन में एज अ होल इंस्टीट्यूट बात की जा रही थी, जबकि मार्गदर्शन में एज एन इंडिविजुअल क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। कि जो अच्छे प्रोफेसर हैं, जो अच्छे
टीचर है उनको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और वह क्या बनेंगे, गाइड बनेंगे, मार्गदर्शक बनेंगे। ठीक है, यह मार्गदर्शक नए संस्थानों का दौरा करेंगे, उन्हें एनबीए से मान्यता दिलाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये मार्गदर्शन और मार्गदर्शक योजना किसकी है, एआईसीटी की। फिर आता है महिला उद्यमिता से संबंधित क्या पहले रही इनकी, तो इन्होंने एक वेब समिट 2019 आयोजित करवाई थी 2019 में, कि वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर्स फॉर अस्पायर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना, एग्जैक्टली ये वेब का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर्स फॉर अस्पायर वीमेन एंटरप्रेन्योर समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर इन द ईयर 2019। कब आयोजित किया गया था दोस्त, 2019 में। ध्यान में रखना, बस इतना ही काम का है, कुछ काम का नहीं है। उद्देश्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उद्देश्य तो उसके नाम में दिया हुआ है। क्या नाम है, नाम है उसका, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर्स फॉर एस्पायर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो भाई काय के लिए है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, काय के लिए है, कचरा प्रबंधन के लिए, महिलाओं से कचरा प्रबंधन करवाएंगे, जिसकी थीम रखी गई थी इस उसकी समिट की थीम क्या रखी गई थी, अपना बैग खुद बनाएं और महिलाओं को सृजन और स्टार्टअप से जोड़ना। थीम क्या था एग्जैक्टली, अपना बैग खुद बनाए, मेक योर ओन बैग, मेक योर ओन बैग, बैग बनाने की वो दी जा रही थी इसमें, क्या कहना चाहिए, समिट में ट्रेनिंग दी जा रही थी, है ना। तो ये ध्यान में रखना। खैर, दूसरा जो इसका इनका एक कार्यक्रम रहा वो क्या रहा, 360 डिग्री फीडबैक प्रोग्राम, है ना। ये क्या एग्जैक्टली, तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की फीडबैक की प्रणाली क्या करना, व्यापक बनाना। ठीक है, तो 360 डिग्री जो फीडबैक है वो टीचर्स का भी लिया जाएगा। भाई टीचर कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, उसका भी वो लेना पड़ेगा, आया कॉलेज की नहीं आया, आया कॉलेज की नहीं आया, ठीक है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो क्या पढ़ाया। इसके अलावा डिप्लोमा पाठ्यक्रम को लेकर के, कि आज के प्रतिस्पर्धी युग के अनुसार डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मॉडल करिकुलम क्या करना, तैयार करना। आज की तारीख में बहुत सारे क्या है, इंजीनियरिंग सेक्टर में डिप्लोमा चल रहे हैं। ठीक है, और इन डिप्लोमा में पहले क्या समस्या थी कि भाई डिप्लोमा वर्तमान जो मार्केट की डिमांड है, डिप्लोमा का जो करिकुलम था वो वर्तमान मार्केट की डिमांड के अनुसार नहीं था। तो उसको क्या करना, इस तरीके से डिजाइन करना ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको क्या किया जा सके, उस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से फुलफिल किया जा सके, और इंडस्ट्री को जो एक स्किल्ड यूथ चाहिए है वह डिप्लोमा के बाद तैयार हो सके और वह जाकर के उस कंपनी में काम कर सके। ठीक, तो ये इसका क्या था, एक डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर के कार्यक्रम था। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इन्होंने क्या काम किए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के काम किए। तो ये एग्जैक्टली क्या था, तो उन्होंने एआई सक्षम टूल विकसित किया, है ना। तो यूज ऑफ एआई टू इनहांस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कर्व मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, एआई इनेबल्ड टूल्स का विकास किया। एक दूसरा, कुछ पोर्टल्स विकसित किए इन्होंने, एक ई दाखिल पोर्टल विकसित किया फॉर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ दी कंप्लेंट्स, कि भाई बच्चों के ग्रीवांसेस होते हैं बहुत सारे, कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, और भी जितनी भी काम होते हैं एआईसीटी के माध्यम से। तो बच्चों के काम यदि नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चों को भी तो अपना ग्रीवांस रिड्रेस करवाने के लिए वो होना चाहिए ना, एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ई दाखिल क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल है, क्या है, ई दाखिल एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल है, शिकायत निवारण तंत्र है। ठीक है, दूसरा, कंज्यूमर हेल्पलाइन इन्होंने जारी करी, ई माप जारी किया, है ना, और जागो ग्राहक जागो ऐप इन्होंने एक क्या विकसित किया। तो ये उनके कुछ काम थे, जो जो काम आपके बात काम के थे वो हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये पूरा कहानी किसका था, एआईसीटी का था। अब आता है एनएमसी का, है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन आता है। देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले क्या होता था, एक संस्था होती थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर दी गई 2020 में। क्यों खत्म कर दी गई, पहली बात, कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, है ना, जिसको यदि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्च मारेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म क्यों कर दी, उसमें जो मूल कारण है ना, समझने के लिए, कि उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई उसका समाधान क्या है ना, उसका समाधान क्या है। जब समाधान सरकार को समझ में नहीं आया, सरकार ने क्या कर दिया, एक ओवरऑल चेंज कर दिया। ओवरऑल चेंज का मतलब पूरी व्यवस्था को क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, यदि हम बात करें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, हम्म, यदि हम बात करें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, सॉरी,
छोड़ो, है ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो यह संस्था 1930 में स्थापित की गई थी, डिजॉल्व कर दी गई, खत्म कब कर दी गई, 2020 में खत्म कर दी गई, है ना। यह संस्था जो 1933 में स्थापित की गई थी, है ना, इसको लेकर के सरकार को सरकार की तरफ से बात करें तो चूंकि मेडिकल सेक्टर लगातार एक्सपांड हो रहा था, एक, दूसरा संस्था इतनी पुरानी हो गई थी, और तीसरा कि संस्था में बहुत ज्यादा क्या थी, अव्यवस्थाएं व्याप्त हो चुकी थी, और उन अव्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए सरकार के पास कोई आसान रास्ता सूझ नहीं रहा था कि भाई इनसे निपटा कैसे जाए। तो आसान तरीका सरकार ने क्या खोजा कि एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा। बड़ा चेंज का मतलब कि पूरी व्यवस्था खत्म करके एक नई व्यवस्था क्या की जाए, खड़ी की जाए। ठीक है, ये सब काम कब हुआ, 25 सितंबर 2020 को हुआ। कब हुआ, 25 सितंबर 2020 को हुआ। वापस आते हैं हमारे कंटेंट पे, है ना, वापस हम हमारे कंटेंट पे आते हैं कि सरकार ने इसे चिकित्सा पेशे में सबसे बड़ा सुधार और गरीब समर्थक कानून के रूप में क्या किया था, पेश किया था, है ना। किसके रूप में, गरीब समर्थक कानून के, प्रो पुअर लॉ, किसके रूप में, प्रो पुअर लॉ। प्रो पुअर लॉ आप क्यों कह सकते हैं इसको, दरअसल ये पूरी की पूरी मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। और आपको भी पता है ना, आपको भी पता है कि मेडिकल एजुकेशन आज की तारीख में कितनी महंगी है ना। मेडिकल एजुकेशन आज की तारीख में कितनी महंगी है कि एक सामान्य वर्ग का गरीब बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं सकता इस यहाँ मेडिकल एजुकेशन की, जब तक कि उसके जेब में 1 करोड़ रुपए ना हो। ठीक है, बाकी कैटेगरी के लोग पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि भाई उनको फीस में छूट मिली हुई है, 100% की छूट मिली हुई है। ओबीसी को नहीं मिलती है 100% की, बाकी को तो मिली हुई है। तो ये प्रो पुअर लॉ के रूप में इसको सरकार ने क्या किया था, पेश किया था। कारण प्रमुख क्या रहा, जो अभी हमने चर्चा कर ली थी ऑलरेडी, कि ये एमसीआई करप्शन को लेकर के, भारतीय चिकित्सा परिषद भ्रष्टाचार के घोटालों और इंस्पेक्टर राज के आरोपों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। इंस्पेक्टर राज क्या होता था कि इंस्पेक्टर राज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना, रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है मेरा, कंट्रोल करना। इतना कंट्रोल करना कि सामने वाला ऑटोनोमस रूप से काम ही नहीं कर सकता, स्वायत्त रूप से काम ही नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से वो अपने निर्णय ले ही नहीं सकता। इतना ज्यादा उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो इन सबसे मुक्ति दिलाना था उसको। ठीक है, दूसरा, अर्बन रूरल डिवाइड को खत्म करना, कि भारत में योग्य डॉक्टर ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में सेवा देते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर निर्भर होते हैं। देखो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने क्यों नहीं जा रहा है, इसको व्यवहारिक तौर पे समझो। एक, कि सैलरी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सैलरी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम कहां पर है, इसको देखो। एक डॉक्टर शादी के बाद अपनी नौकरी के लिए गांव क्षेत्र में रहेगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, क्या वो बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को गांव में रह करके दे सकता है, इस नजरिए से सोचना। क्या जितना पैसा वो कमा रहा है उतने पैसे में उसको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी गांव में, है ना। उस बेहतर सुविधा में सब कुछ आता है, पानी भी आता है, बिजली भी आता है, सब कुछ है। क्या वो मिलेगा उसको, खुद सोचना आप। तो अब हम कहते हैं डॉक्टर के रूप में कि यदि कोई डॉक्टर 2 लाख 3 लाख 10 लाख रुपए का महीना कमा रहा है शहर में, तो वह तुम्हारे लिए गांव क्यों जाएगा। उसके पर्सपेक्टिव से, पैसे के पर्सपेक्टिव सोचना। ठीक है, वो कभी भी गांव जाना पसंद नहीं करेगा। इसी कारण फिर यहाँ पे सरकार किसको अपॉइंट करती है, आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है। वो चले जाते हैं क्योंकि वो लोग 10 लाख 2 लाख नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, इसी कारण से बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं मार्केट में जिनको सरकार खत्म नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उनके एमबीबीएस डॉक्टर गांव में जाकर के काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को खत्म करने के लिए एमएनसी क्या किया गया, लाया गया। इसके अलावा महंगी शिक्षा, जो हमने ऊपर बात कर ली कि एक सामान्य गरीब बच्चा क्या है, इस मेडिकल एजुकेशन नहीं ले सकता यदि जब तक उसके जेब में क्या है, 1 करोड़ रुपया ना हो, क्योंकि फीस इतनी है कॉलेजों की, प्राइवेट कॉलेजों की, इवन गवर्नमेंट की भी। गुणवत्ता में असमानता, कि पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के मानकों में एक रूपता की कमी थी, इंटर्नशिप में खास करके, काय में, इंटर्नशिप। जब डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेता है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई का मतलब क्या है, कॉलेज का जो ड्यूरेशन रहता है उसको पूरा कर लेता है, तो उसके बाद उसको 1 से 1.5 साल तक क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ता है। और इंटर्नशिप में पूरे देश में क्या थी, बहुत ज्यादा असमानताएं बनी हुई थी। तो उसमें क्या करना था, यूनिफॉर्मिटी लानी थी। तो इन सब कारणों से क्या किया गया, एनएमसी की स्थापना की गई और एमसीआई को खत्म कर दिया गया। ये सब कब हुआ, 25 सितंबर 2020 को हुआ। किस कानून से हुआ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 से हुआ। ठीक है, चूंकि ये कानून से आया तो ये संस्था किस प्रकार की हो गई, सांविधिक निकाय हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। कैसी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये किसका उत्तराधिकारी संस्था है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की। कब बनी थी मेडिकल काउंसिल, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इस एनएमसी का, इवन एमसीआई का भी कहाँ था, दिल्ली में ही था। ठीक है, दोनों का मुख्यालय दिल्ली में ही।
तो ये ध्यान में रखना है। अब आता है कुछ विशेषताओं को लेकर के, एमसीआई के प्रतिस्थापन को लेकर के। सबसे पहले कि 8 अगस्त 2019 को एनएमसी अधिनियम लागू हुआ था। हमने बात करी ना, एनएमसी अधिनियम कब आया? 2019 में, लेकिन वो लागू कब हुआ? स्पेसिफिक डेट 8 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। ठीक है, कब? 8 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। नेशनल हैंडलूम डे होता है, चेक कर लेना, कंफ्यूजन है मेरे को शायद। 8 अगस्त को शायद नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, चेक ही कर लेते हैं ना यार। सॉरी, 7 अगस्त को मनाया जाता है, कंफ्यूजन। ठीक है, खैर, 8 अगस्त को आ गए है ना। तो 8 अगस्त 2019 को क्या किया गया? एनएमसी अधिनियम लागू किया गया। इस एनएमसी अधिनियम के लागू होने से 1956 का भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया अपने आप। ठीक है, उस भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को जो लाया गया था, वह किसके लिए लाया गया था? भारतीय चिकित्सा परिषद के लिए लाया गया था, जो कब स्थापित की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा 33 में स्थापित की गई थी, मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के। ठीक, फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के तौर पे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एनएमसी मध्य स्तर पर आधुनिक चिकित्सा अभ्यास के लिए क्या करेगी? सीमित लाइसेंस देने का प्रावधान कर सकती है, लिमिटेड लाइसेंस का, के लिए लिमिटेड लाइसेंस। मूल पर्पज क्या है? मूल पर्पज है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना? डॉक्टरों की कमी को पूरा करना। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना। देखो वापस से, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे बहुत सारे बंगाली डॉक्टर घूमते हैं। आप जिस गांव क्षेत्र के होंगे वहां पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे बंगाली डॉक्टर घूमते हैं। क्या सरकार को नहीं पता कि घूम रहे हैं? बिल्कुल सरकार को पता है। फिर सरकार रोक क्यों नहीं रही है? सरकार के हिसाब से, सरकार के कानून के हिसाब से तो गलत कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, सरकार रोक भी नहीं रही, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, इतना रिसोर्सेस नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम सबको क्या कर पाएंगे? कैटर कर पाए, और हर छोटी छोटी बीमारी को और प्राथमिक चिकित्सा को बीमारी को रोक पाए, प्राथमिक चिकित्सा दे पाए। सरकार के पास इतना भी मैन पावर रिसोर्सेस नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में कि वह सबको क्या कर पाए? प्राइमरी ट्रीटमेंट दे पाए। तो फिर वहां पे बंगाली डॉक्टर का रोल आ जाता है, वो घूम घूम करके सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहा है, पैसा बना रहा है, बढ़िया है ना। खैर, फी रेगुलेशन को लेकर के एनएमसी निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए क्या करेगी? शुल्क निर्धारित करेगी, है ना। मतलब शुल्क कितनी होगी, अपर लिमिट ये तय करने का अधिकार किसके पास आ गया? फी रेगुलेशन का, 50% सीटों पे एनएमसी का। अब एनएमसी को बहुत सारे काम दिए गए, है ना, एनएमसी को बहुत सारे काम दिए गए। तो एनएमसी के तहत क्या कर दिया गया? कानून में इस व्यवस्था को बनाया गया कि एनएमसी के तहत 4 सब बॉडीज बनाई जाएंगी, 4 उप निकाय बनाए जाएंगे। किन चीजों को रेगुलेट करने के लिए? ये जो उप निकाय होंगे 4 बोर्ड के तहत बोर्ड के नाम से जाने जाएंगे। एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, मतलब आपका जो एमबीबीएस होता है उसके लिए। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, मतलब जो एमएस होता है, पीजी होता है ना, उसके लिए। तीसरा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग के लिए, कॉलेजों की संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए। चौथा इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल इथिक्स का, के लिए चिकित्सकीय नैतिकता। डॉक्टर की भी तो नैतिकता होती है ना, बहुत सारी होती है, फॉलो नहीं करते हैं अलग मैटर है। मरने के बाद बॉडी रखे रहते हैं अस्पताल के अंदर 2 दिन तक। अभी परसों का केस था, मर गया पेशेंट, गुड़गांव या चंडीगढ़ का केस था शायद, नहीं शायद गाजियाबाद का था, भूल गया मेरे को भी। तो है ना, मतलब सोचना कि वो केस कितना बड़ा है, उसको बस सोचना, मैं बताऊंगा तो, कि मर गया वो आदमी, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बॉडी नहीं दे रहा, पैसे नहीं है उसके पास, उसके घर वालों के पास, कि वो बॉडी निकलवा ले वहां से। सोचो किसको इंटरवीन करना पड़ा इस मामले में। 3 दिन बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंटरवीन किया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अस्पताल पहुंचा, लताड़ लगाई हॉस्पिटल को, तब जाकर के उन्हें बॉडी रिलीज करी। ये हालात है देश में। तो खैर, मेडिकल एथिक्स डॉक्टर साहब को लोग के लिए, और मेडिकल रजिस्ट्रेशन, जितने भी डॉक्टर हर साल क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए। जैसे फार्मेसी का रजिस्टर होता है, टेक्निकल एजुकेशन का रजिस्टर होता है, वैसे ही मेडिकल रजिस्टर होगा, जिसमें मेडिकल डॉक्टर जो पास कर रहे हैं हर साल, उनका क्या किया जाएगा। ठीक है, अब आता है एनएमसी जो संस्था है, उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 33 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? सभी के सभी सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। कितनी सदस्य होंगे? 33। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इस 33 का डिवीजन देखते हैं। इस 33 के डिवीजन में सबसे पहले आता है अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभिजात सेठ एक।
10 क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। इसमें चारों स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष हो गए, है ना, 10 लोग होंगे। 10 में से 4 कहां से आएंगे, जो 4 स्वायत्त बोर्ड ऊपर देखे तुमने, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए और मेडिकल असेसमेंट रेटिंग के लिए, 4 लोग ये हो गए, ध्यान में रखना। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और आईसीएमआर के महानिदेशक हो जाएंगे, ये 2 लोग हो गए, और 4 अन्य लोग, ठीक है, 4 4 8 2 हाँ, 4 अन्य लोग, तो ये सभी क्या हो गए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए। तो इस प्रकार से कितने हो गई भाई कहानी, 11 की कहानी हो गई, ठीक है। इसके बाद 22 लोग होंगे, वो पार्ट टाइम मेंबर हो गए, तो 11 प्लस 22 ये टोटल 33 लोग हो गए आपके, ठीक है। इसमें प्रबंधन, कानून, चिकित्सा, नैतिकता आदि आदि क्षेत्रों के लोग क्या है आके काम करेंगे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, अब अगला आता है कि एक मैंडेट रखा गया, इसमें अनिवार्यता क्या रखी, कम से कम 60% सदस्य चिकित्सा व्यवसायी होने चाहिए। मतलब इस 33 में से 60% लोगों का मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड होना अति आवश्यक है, ये मैंडेटरी यहां पे रखा गया है, बस इतना ही काम का है। अब आते हैं स्वायत्त बोर्ड, जो ऊपर 4 पढ़े हमने, उनको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, इसका नाम क्या रखा गया है, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो नाम ही क्या है अंडर ग्रेजुएट, तो उसको भी उसी को रेगुलेट करेगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन को रेगुलेट करेगा। फिर आता है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ये मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग के लिए काम करेगा। और चौथा आता है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एएमआरबी, ठीक है। तो नैतिक और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के तौर पे वो क्या करेगा, काम करे। 4 बोर्ड का गठन की बात की गई है। प्रमुख कार्य क्या है, नीति और मानक तय करना, पॉलिसी फ्रेमिंग मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, और क्या करना, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्या करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, जिन स्टैंडर्ड्स का किया जाएगा देश के सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फॉलो किया जाएगा, कॉलेजेस के द्वारा। तीसरा हेल्थ केयर प्लानिंग की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों और संसाधनों को प्रभावी ढंग से क्या करना, मानचित्रण करना, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे हम शायद एक बात बोलना भूल गए, है ना, ध्यान में रख लेना भाई। अभी वर्तमान में इसका चेयरपर्सन कौन है, अभिजात सेठ है, ठीक है, ध्यान में रखना उसको। चलो अगला आता है प्रमुख कार्य में पहला पॉलिसी फ्रेमिंग हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड बनाना हो गया, तीसरा आ जाता है हेल्थ केयर प्लानिंग, चौथा आपका इसी में आ जाता है ना, ठीक है, चौथा आपका इसी में आ जाता है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, कि डॉक्टरों को पंजीकरण देना और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को सीमित लाइसेंस क्या करना, प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है शुल्क विनियमन, कि निजी और डीम्ड कॉलेजों में 50% सीटों के 50% सीटों के शुल्क को क्या करना, कंट्रोल करने का काम भी है, ठीक है। कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डीम्ड कॉलेज हैं, वह अपनी फीस मनमानी नहीं बढ़ा सकते हैं। कितनी सीटों में, 50% सीटों, मतलब 50% सीटों की फीस ये लोग रेगुलेट करेंगे। मतलब आप एक कैप लगाएंगे, अपर कैप लगाएंगे, बोले इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। बाकी 50% सीटों क्या कर पाएंगे, डोनेशन में दे पाएंगे, मतलब मनमानी कीमत, बोली लगेगी, जो जितनी बोली लगा दे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला आता है इथिक्स को लेकर के, चिकित्सा पेशेवरों के लिए सख्त आचरण मानक क्या करना, लागू करना। इसके बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बहुत सारे बच्चे हमारे देश के यूक्रेन, रसिया, है ना, अदर कंट्रीज में जाकर क्या कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो विदेश से पढ़े मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एफएमजी परीक्षा और लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या करना, संचालन करना। विदेश से एमबीबीएस करके आ रहा बच्चा भारत में बिना इस परीक्षा को पास किए प्रैक्टिस करने के लिए अधिकारी नहीं है, उसको परमिशन नहीं है बिना इस परीक्षा को पास किए, ध्यान में रखना। यदि आप भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं, तो आपको एनएमसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा को पास करना पड़ेगा, एफएमजी, है ना, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला एनएमसी के समक्ष इशूज क्या चल रहे हैं वर्तमान में, कि ये गवर्नेंस गैप है, कि आयोग में डॉक्टरों का दबदबा है जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम नागरिकों की कमी है। अब डॉक्टरों का दबदबा होना कोई समस्या है क्या, हाँ समस्या है। समस्या क्या है, देखो, डॉक्टर वहां पे बैठ करके वो पर्सपेक्टिव नहीं दे पाएंगे जो आम जनता चाहती है। आम जनता का पर्सपेक्टिव जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ होते हैं, अथवा नागरिकों के बीच में रहने वाले जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, वो दे सकते हैं सिर्फ, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है।
लेकिन यदि वो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो बात का कोई मतलब नहीं बनता है। और उनकी बात सिर्फ कब सुनी जा सकती है, जब उनकी मेजोरिटी होगी। लेकिन मेजोरिटी किसकी? डॉक्टरों की है। ये बात ऊपर लिखी गई थी, ये बात ऊपर लिखी गई थी। हमने देखा था कि इस 33 में से, है ना, इस 33 में से यहाँ पे हमने देखा था कि 60% का क्या होना, डॉक्टर होना जरूरी है। इसका मतलब वोटिंग के परस्पेक्टिव से यदि बात करें तो मोर देन 50% तो उन्हीं के पास है। ठीक। ग्रीवांस रिड्रेसल की यह मुख्य रूप से केवल डॉक्टरों की अपील सुनता है, इससे मरीजों की शिकायतों की अनदेखी की चिंता बनी रहती है। भाई मरीज को समझते तो मरीज कहां शिकायत करेगा? डॉक्टर की शिकायत कहां करनी है? बात समझ में आ रही? डॉक्टर की भी शिकायत की जा सकती है, कहां करें? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर आता है इथिकल ओवरसाइट की कदाचार के मामलों में न्यायिक विशेषज्ञता और समय सीमा की कमी। कि डॉक्टर जो मिसकंडक्ट करते हैं, डॉक्टर जो इथिकल ओवरसाइट लाते हैं, सॉरी, डॉक्टर जो इथिकल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, उसकी जांच कैसे हो, उसका निगरानी कौन करेगा, उसकी शिकायत कहां करें हम? इसको लेकर के इनका कोई वो नहीं है। ठीक है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर में क्या समस्या है कि भाई डॉक्टरों की क्रेडेंशियल के सत्यापन और अपडेट की प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमी बनी रहती है ना। इसके अलावा इश्यू ऑफ अटॉर्नी की आयोग के पदाधिकारियों के चयन से लेकर के वित्त तक सब कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित है, जिससे इसकी सहायता को क्या बना रहता है, खतरा हो सकता है। भाई 100% ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि जो 33 के 33 लोग हैं वो सरकार द्वारा अपॉइंटेड है, मतलब सरकार के क्या है, कंट्रोल में है वो। सरकार के वो क्या है, पूर्ण रूप से कंट्रोल में। तो फिर स्वायत्त संस्था कैसे बोल सकते हो तुम? जब ये सब लोग सरकार के कंट्रोल में है तो स्वायत्त संस्था कैसे हुई? ठीक है। क्वेकरी को बढ़ावा। कि आलोचकों का क्वेकरी मतलब समझते हो? क्वेकरी मतलब जो सूडो साइंस कह सकते हैं आप उसको, क्या कह सकते हैं, सूडो साइंस कह सकते हैं। कि भाई ऐसी चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है इनके हिसाब से जो वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं करती हैं। बात समझ में आई? आलोचकों का मानना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को सीमित लाइसेंस देने की प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी से अयोग्य लोग चिकित्सा अभ्यास क्या है, प्रारंभ कर सकते हैं। और अयोग्य लोग जब चिकित्सा अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो वह विज्ञान से पीछे हट जाएंगे और अपने दिमाग में जो बहुत सारी वो चल रही होती है, अलग अलग प्रकार की इलाज चल रही होती है ना, बोले एसिडिटी हो रही है तो बोले क्या कर लें एसिडिटी में, तो बोले फलाना चीज खा लो, है ना, दारू पी लो तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा मिलेगा। आखिरी में प्रॉब्लम क्या है, थर्ड पार्टी ऑडिट की नहीं होता है कि रेटिंग द्वारा, रेटिंग बोर्ड निरीक्षण के लिए निजी एजेंसियों को काम पर रखने की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं कि भाई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग जो हो रहा है उसमें निजी संस्था कैसे काम कर रही है, इसको लेकर के क्या है, समस्याएं बनी हुई हैं। आखिरी में इश्यू ऑफ फेडरलिज्म है कि भाई इस संस्था में जो 33 लोग हैं वो 33 के 33 लोग सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड हैं। तो भाई राज्य का तो कोई योगदान ही नहीं है इसमें। जबकि ये लोग क्या करते, क्या है, राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज का भी रेगुलेशन करते हैं, लेकिन राज्यों की भागीदारी शून्य। ठीक। आखिरी में आता है नेक्स्ट परीक्षा, नेशनल एग्जिट टेस्ट। यह चिकित्सा शिक्षा के ढांचे में एक बड़ा बदलाव है, अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होने की संभावना है आने वाले समय में। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षा अब नेक्स्ट के रूप में क्या है, जानी जाएगी। उपयोगिता क्या, यूटिलिटी क्या की चिकित्सा अभ्यास के लिए लाइसेंस प्राप्त करने, स्नातकोत्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश और विदेशी चिकित्सा स्नातकों की स्क्रीनिंग के लिए क्या है, बेस के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट परीक्षा अभी लागू नहीं हुई है, लागू होने के चरण में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आखिरी में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को लेकर के नेक्स्ट को एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान पर भी लागू किया जाएगा ताकि पूरे देश में शिक्षा का समान मानक और सुनिश्चित किया जा सके। ठीक। तो ये पूरा कहानी क्या था, एनएमसी का था। आज की कहानी में हमने दो संस्थाओं के बारे में चर्चा करी, एआईसीटी और एनएमसी। एक तकनीकी शिक्षा संबंधित है, दूसरा मेडिकल एजुकेशन संबंधित है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। आप में से जो लोग भी नोट्स चाहते हैं वह मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली क्लास में हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।